नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे प्रश्न करवाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, यदि आप इस वीडियो में बताया गया इतने प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि साथियों ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं ये सारे आपके सिलेबस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और इसी के साथ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सेशन 27-27 के स्टूडेंट्स को वे सारे प्रश्नों को भी लिया गया है। और साथियों आपको बता दें, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 लिखा हुआ है, तो साथियों एक 24-28 सेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही यदि अगर आप भविष्य में आने वाले किसी भी सेशन से देख रहे हैं, चाहे आप 25-29 सेशन से देख रहे हो, चाहे 26 के सेशन से या फिर किसी भी सेशन से देख रहे हैं, तो साथियों ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना कि सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के लिए अभी है। तो चलिए ज्यादा टाइम को एक्सटेंड नहीं करते हुए हम लोग मेजर पेपर 1 हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग एक एक करके आंसर को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। साथियों ये रहा आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का सेमेस्टर 1 मेजर पेपर हिस्ट्री का ये आपका सिलेबस रहा। आप चाहें तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है साथियों ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर साथियों हम आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए, और साथियों इसमें आपका फुल मार्क्स जो रहेगा वो 75 रहेगा और इसमें इंटरनल वगैरह मिला के 100 अंक हो जाते हैं, 75 + 25 तो 100 अंक हो जाते हैं और जिसमें से आपको पास करने के लिए 40 अंक लाने होते हैं। 40 अंक इस प्रकार जैसे ऐसा नहीं है कि 75 में 40 ले आइएगा, आपको उसमें एक्सटर्नल एग्जाम में भी पास होना पड़ता है और इंटरनल एग्जाम में पास होना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका जो फुल मार्क्स आते हैं वो 100 हो जाता है। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिलाकर और पासिंग मार्क्स आपको 40 होता है। जो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है वह है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसके फीचर्स क्या था, इसका डिक्लाइन क्या था, ये सारी चीजों के बारे में। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो सिलेबस का भी जो पीडीएफ है साथियों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विशेषताएं और विस्तार पर वर्णन कीजिए। कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका इतना विस्तार कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या थी, ये सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं क्या थी। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक समाज की संरचना और विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, वैदिक युग की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, वैदिक काल की राजनीति और धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं एवं महावीर स्वामी का जीवन परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय एवं बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या थी, इसके बारे में बताइए। साथियों इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं और काफी सारे सिलेबस आपको एमजे पेपर हिस्ट्री में ऐसे हैं जो कि आपको बीएससी पेपर में भी पढ़ने थे। तो ये बीएससी पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जैसे कुछ क्वेश्चन है तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड हो गया, जैन धर्म से रिलेटेड हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें बीएससी पेपर में भी पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, मगध साम्राज्य के उदय के कारणों को विस्तार से समझाए। कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसके कारणों को आपको विस्तार से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, मगध साम्राज्य के प्रमुख राजाओं एवं उनके योगदान का वर्णन कीजिए। मगध साम्राज्य के प्रमुख राजाएं कौन थे, उनके योगदान क्या था, इसके बारे में आपको एकदम विस्तार से वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय एवं उपलब्धियां लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन क्या था, उनके जीवन में क्या क्या उपलब्धि उन्होंने पाया, इन सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, अशोक के धम्म की अवधारणा क्या थी, उसके 4 प्रयास कैसे हुआ, ये सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं, अधिकारी वर्ग एवं मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विशेषताएं और विस्तार का वर्णन कीजिए। चलिए साथियों इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि साथियों कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो सिर्फ हम लोग रट के जाएंगे तो
अच्छा नहीं होगा। हम लोग एक-एक लाइन को अच्छे से समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विशेषताएँ क्या था और इसका विस्तार कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए साथियों, हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक है। साथियों, आज भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो भारत की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है, क्योंकि यह जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी साथियों, वह मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे यह फैली हुई थी। साथियों, इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये नाम आप जरूर नोट डाउन कर लें, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। साथियों, इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जब उन्होंने पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जब उन्होंने पंजाब स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की। जब उन्होंने पंजाब स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर उन्होंने जब खुदाई की, कब? 1921 में, तब उन्हें यह सभ्यता दिखाई दी। इसके अगले साल मोहनजोदड़ो की खोज भी हुई। इसे आर.डी. बनर्जी ने खोजा था और जस्ट इसके अगले साल मतलब 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई और इसका खोज साथियों किन्होंने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। देखिए, दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज कब की थी? 1921 में, जब उन्होंने पंजाब स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की। जब उन्होंने पंजाब स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की थी, तब इसके अगले साल, मतलब जस्ट इसके अगले साल 1921 के अगले साल मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जिसे आर.डी. बनर्जी ने खोजा था। यहाँ तक क्लियर है? साथियों, यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक फैली रही। और यह जो सभ्यता है साथी, हड़प्पा सभ्यता, जिसे दयाराम साहनी ने 1921 में और जस्ट अगले साल आर.डी. बनर्जी ने खोजा था पंजाब स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर, तो यह जो सभ्यता थी साथियों, लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक यह फैली रही। कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व में भी मानी जाती है, और कुछ विद्वानों का कहना है साथियों कि जो इसकी शुरुआत हुआ था वो लगभग 3300 ईसा पूर्व में भी मानी जाती है, जब लोगों ने अस्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया। जब लोगों ने वहां पर अस्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया, तब से, मतलब देखिए, यह सभ्यता लगभग कब से कब तक बोली जाती है? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक यह फैली थी, यह बताया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि जो इसकी शुरुआत हुई थी वो लगभग 3300 ईसा पूर्व में भी मानी जाती है, जब लोगों ने अस्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया था। ये साथियों, बात करते हैं साथियों हम हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं के बारे में। साथियों, जो पहला विशेषता था वो था नगर नियोजन। आपको देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोल दिया था, क्या इसको विस्तार से समझ, इन सारी चीजों के बारे में लिख सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि इसका नगर नियोजन किस प्रकार से था, उस पर आप विस्तार से चर्चा कीजिए, तो कोई बात नहीं, उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहला साथियों नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसका उन्नत नगर नियोजन है। साथियों, कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी, इसका क्या था? इसका उन्नत नगर नियोजन था। यहाँ के शहर बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे। जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगरी थी साथियों, वह बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे। अभी आप आगे पढ़िएगा ना, आपको लगेगा कि उस टाइम इतना, मतलब इतना ज्यादा विकसित था हड़प्पा सभ्यता, फिर ये इसका पतन कैसे हो गया? इतना ज्यादा विकसित होने के बाद, इतना सारा संस्कृति होने के बाद, इतना सब चीज अच्छा होने के बाद, आपको बता देते साथियों अभी कि हड़प्पा सभ्यता ऐसी सभ्यता थी ना, क्योंकि आज के जो मॉडर्न सिटीज हैं उसके कंपेयर में वो मतलब उससे भी आगे थे। वहाँ पर नदी वगैरह सब चीज, नालियां साफ वगैरह होती थी, वहाँ के रोड वगैरह पूरे चौड़े होते थे, और बहुत चीज वहाँ, मतलब रोड एकदम सीधे, ये नहीं कि ऐसे जैसे तैसे। चलिए, हम लोग भी आगे पढ़ेंगे तो आपको काफी इंटरेस्ट लगेगा हमारे पुरानी सभ्यताओं के बारे में आप जानिएगा। तो वही है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसका उन्नत नगर नियोजन है। यहाँ के शहर बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे, और जो हड़प्पा सभ्यता की जो शहर थे साथियों, वो बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे। सड़कों की चौड़ाई समान थी और वे एक दूसरे को सीधी काटती थी। देखिए साथियों, आपको हम बोले तो वही लाइनें यहाँ पे लिखी भी हुई है कि सड़कों की चौड़ाई समान थी, मतलब जो सड़क आपको कहीं एक गली से दिखेगा तो वही सड़क की चौड़ाई आगे भी आपको देखने को मिलेगी। और वे साथियों जो सड़कें होती थी वो
एक दूसरे को सीधे काटती थी, मतलब कि 90 डिग्री में। या ग्रिड सिस्टम कहलाता था, और यह जो सिस्टम के साथ में या ग्रिड सिस्टम कहलाते थे। तो पहला जो प्रमुख विशेषताएं थे क्या था, नगर नियोजन, जिसमें सबसे बड़ी विशेषता इसका उन्नत नगरीय नियोजन थी। यहाँ के शहर बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे, सड़कों की चौड़ाई समान थी और वे एक दूसरे को सीधी काटती थी। यह ग्रिड सिस्टम कहलाता था, और यह जो सिस्टम था साथियों, इसे हम लोग ग्रिड सिस्टम कहते थे। दूसरा था साथियों विशेषता, वह था मकान और भवन निर्माण, हाउसिंग एंड आर्किटेक्चर। साथियों यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बने थे। साथियों जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ना, तो इसमें हम लोग और भी डिटेल में पूछेंगे। यहाँ पर आपको बस इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, बस हम उस प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का था, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका विशेषताएं क्या थी, ये सारी चीजें अभी नगर नियोजन के बारे में हम लोग और भी विस्तार से समझेंगे। सेकंड नंबर क्या है साथियों, यहाँ के घरों, देखिए मकान और भवन निर्माण। साथियों यहाँ के जो मकान होते थे हड़प्पा सभ्यता के, वह पक्की ईंटों से बने थे। हर घर में आपको कमरे, आंगन, कुआं, रसोई घर और शौचालय होते थे। कई घर 2 या 3 मंजिल के भी थे। अब बोलिएगा सर ये तो मतलब अभी भी तो है, लेकिन साथियों अभी भी है तो ये चलिए कॉमन है कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, बहुत चीजें कोई सुविधा है तो है, लेकिन आप अब समझिए 2500 ईसा पूर्व उस टाइम का बात कर रहे हैं। यहाँ की जो मकानें थी साथी, वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। हर घर में आपको कमरे, आंगन, कुआं, रसोई घर और शौचालय होते थे। अभी भी आप गांव के में जाइएगा तो बहुत सारे घरों में आपको शौचालय वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे, अलग से आपको रसोई घर नहीं मिलेंगे। तो वही चीजें है कि यहाँ के जो मकानें थी साथियों, उस टाइम में भी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। हर घर में कमरे, आंगन, कुआं, रसोई घर और शौचालय होते थे। कई घर 2 या 3 मंजिले के भी थे। इसके बाद तीसरा है साथियों जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही उन्नत नालियों की व्यवस्था थी। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी नालियों से होकर बाहर निकलता था। देखिए साथियों उस टाइम जल निकासी प्रणाली जो हड़प्पा सभ्यता में, वो बहुत ही उन्नत नालियों की व्यवस्था थी। उस टाइम हर घर से निकलने वाला जो गंदा पानी था साथियों, वह नालियों से बाहर होकर निकलता था, मतलब नालियों से होकर वह बाहर निकलता था। नालियां ढकी हुई होती थी और समय समय पर उनकी सफाई भी होती थी। तो बोलिएगा सर ये सारी चीजें तो अभी भी होती, लेकिन साथ अभी भी होती तो ठीक है, लेकिन उस समय की बात कीजिए आप, उस समय देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता कितने विकसित सभ्यताओं में से एक, इसलिए साथियों इसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ताकि हम लोग सभ्यताएं जिसे हम लोग जान सकें। इसके बाद साथियों जो चौथा इसका जो विशेषता है साथियों, वह है व्यापार और अर्थव्यवस्था। लोग खेती करते थे उस टाइम, लोग खेती करते थे, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, कपास हो गया, जैसी फसलें वे उगाते थे। वे आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे, और वे साथियों आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे। खासकर मेसोपोटामिया, आज का इराक जो है, से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मुद्रा के रूप में वे मुद्राएं प्रयोग होती थी। चाहे साथियों खेती, मतलब व्यापार और अर्थव्यवस्था उनकी कैसी थी, लोग खेती करते थे जिसमें से वो गेहूं उगाते थे, जौ, चना, कपास जैसी फसलें वे उगाते थे। वे आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे। खासकर मेसोपोटामिया, आज का जो इराक है, से वे व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। पांचवा जो उसको विशेषताएं चाहती है वह धर्म और पूजा पद्धति। हड़प्पा के लोग माता देवी, शायद शक्ति या प्रकृति की देवी है, की पूजा करते थे। पशुपति नाथ जैसे मुहर से लगता है कि वे शिव जैसे किसी देवता की भी पूजा करते थे। वे वृक्षों, पशुओं और अग्नि का भी पूजा करते थे। साथियों उस टाइम हड़प्पा सभ्यता के टाइम भी लोग वहां के धर्म और पूजा पद्धति में भाग लेते थे। हड़प्पा के लोग माता देवी की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ जैसी मुहर से लगते हैं कि वे शिव जैसे किसी देवता की भी पूजा करते थे। पशुपतिनाथ मतलब उनके बनावट लगता है कि वे शिव जैसे किसी देवता की भी पूजा करते थे। इसी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुओं और अग्नि की भी पूजा करते थे। छठवां जो विशेषता है साथियों, वह है कला और संस्कृति। हड़प्पा के लोग बहुत अच्छे कलाकार थे। उन्होंने कांस्य की, नर्तकी की मूर्ति, मिट्टी के खिलौने, मुद्राएं और चित्रकारी बनाई थी। साथियों कहा जाता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे। उन्होंने कांस्य की, नर्तकी की मूर्ति, मिट्टी की खिलौने, मुद्राएं और चित्रकारी बनाई। इनसे उनकी कला और सौंदर्य बोध का पता चलता है। सातवां जो है साथियों वह है लिपि और भाषा। हड़प्पा के लोग अपनी विशेष लिपि में लिखते थे, लेकिन आज तक उस लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। और साथियों हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि और भाषा थी वो एक बहुत विशेष लिपि में लिखते थे, लेकिन आज तक उस लिपि को
डिकोड नहीं कर पाया गया है, इसलिए उनकी भाषा और साहित्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आइए साथियों अब बात करते हैं हम लोग इसकी विशेषताएं, बात कर ली हड़प्पा सभ्यता, बात कर ली। आइए साथियों बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। साथियों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत बड़ा था। इसका क्षेत्र आज के पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। साथियों जो हड़प्पा सभ्यता का जो एक्सपेंशन था साथियों, वह आज के क्षेत्र से पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक क्या फैला हुआ था। मुख्य स्थल इस प्रकार है, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगन राजस्थान, बनवाली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। इससे यह साबित होता है कि यह सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली थी और एक समान संस्कृति का पालन करती थी। पांचवा जो है साथियों क्वेश्चन में बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे। क्योंकि साथियों हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो सभी चीजों के बारे में इस क्लास को ले लेते हैं, बाकी इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी और भी डिटेल में बात करेंगे। साथियों इस महान सभ्यता का पतन लगभग 1700 ईसा पूर्व के बाद हुआ। इसके कई कारण माने जाते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ या सूखा को बोला जाता है, नदियों का मार्ग बदल जाना, आर्यों का आक्रमण, व्यापार में गिरावट, प्रशासनिक व्यवस्था का विघटन, ये सारी चीजें। हालांकि साथियों इसका जो वास्तविक कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथियों हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी। साथियों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी। इसकी नगर योजना, कला, धर्म, व्यापार और जीवन शैली से यह साफ होता है। साथियों इसकी नगर योजना जो कैसी एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी, क्योंकि साथियों इसकी नगर योजना, कला, धर्म, व्यापार और जीवन शैली से यह साफ होता है कि यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। आज भी इसकी खोजें हमारी अतीत को समझने में मदद करती है। आज भी साथियों जब इसका खोज हो रहा है हड़प्पा सभ्यता की, तो यह हमारी अतीत को समझने में मदद करती है और यह भारतीय इतिहास की शान मानी जाती है। और साथियों हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास का शान मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, जो भी हम लोग पढ़े उसमें। आइए इसमें हम लोग और भी डिटेल में समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं क्या क्या थी, इन सभी सारी चीजों के बारे में। साथियों हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन बहुत ही विकसित, सुव्यवस्थित और आधुनिक तरीकों से बना हुआ था। साथियों हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था साथियों वो बहुत ही विकसित, सुव्यवस्थित और आधुनिक तरीके से बना हुआ था। यह उस समय की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। और साथियों यह जो सभ्यता थी साथियों उस टाइम की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। दुनिया के अन्य प्राचीन सभ्यताओं के मुकाबले हड़प्पा शहर बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए थे। साथियों देखिए दुनिया के अन्य प्राचीन सभ्यताओं के मुकाबले देखें तो जो हड़प्पा के शहरों के साथी वो बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए गए थे। आइए हम लोग और भी इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में एकदम सरल भाषा में समझते हैं। पहला तो साथियों वह था ग्रिड प्रणाली। साथियों हड़प्पा के शहर सजन योजना मतलब कि वेल प्लान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हड़प्पा के शहर सजन योजना पर बने थे। यहाँ की सड़कें, यहाँ पर सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि वे एक दूसरे को सीधे कोण मतलब 90 डिग्री पर ये काटती थी। इससे पूरा शहर आड़ा तिरछा ना होकर सीधा और साफ सुथरा दिखाई देता था। यह आज के आधुनिक शहरों की तरह था। आपको तो शुरू में ही बोले हम कि क्या था साथियों, इसकी जो नगर नियोजन का जो विशेषताएं थी जिसमें तो पहला है ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली क्या थी, हड़प्पा के शहर सजन योजना पर यह बने थे। यहाँ की सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि वे एक दूसरे को सीधे कोण मतलब कि 90 डिग्री पर काटती थी। इससे क्या होता था ना कि इससे शहर आधा तिरछा मतलब कि जैसे तैसे नहीं दिखता था, या जिससे क्या 90 डिग्री पर काटती थी सीधे कोण पर, तो इससे क्या होता था कि शहर पूरा सीधा और साफ सुथरा दिखाई देता था। यह आज के आधुनिक शहरों की तरह था साथियों। इसके बाद साथियों सड़कों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। शहरों में चौड़ी और लंबी सड़कें थी। शहरों में क्या थी साथियों, शहरों में चौड़ी और लंबी सड़कें थी। मुख्य सड़कें छोटी गलियों से जुड़ी होती थी और जो मुख्य सड़कें थी साथियों वो छोटी गलियों से जुड़ी होती थी। सड़कों को पक्की ईंटों से बनाया गया था और सड़कों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। गलियां भी इतनी चौड़ी थी कि लोग आसानी से चल सके और वहां की जो गलियां थी वह
मतलब इतनी चौड़ी थी कि वहां के लोग मतलब बिना किसी दिक्कत के वहां पे अच्छे से चल सके। और तीसरी जो विशेषता है साथी वह है मकानों का निर्माण। यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ईंट एक ही आकार की होती थी। मकान अक्सर 2 या 3 मंजिल के होते थे। हर मकान में कमरे होते थे, आंगन होता था, नहाने की जगह होती थी और कई बार खुद का कुआं भी होता था। इसके बाद साथ जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा का नालियां का सिस्टम बहुत ही शानदार था। हर मकान से निकलने वाला जो गंदा पानी होता था साथियों वह सीधी ढकी हुई नालियों से में जाता था। ये नालियां सड़कों के किनारे किनारे चलती थी और समय समय पर उनकी सफाई के लिए ढक्कन हटाए जा सकते थे। मतलब अब देखिए ना, मतलब उस टाइम के जो सभ्यता थी, आप लगेगा कि ये तो मतलब कोई शहर से कम नहीं है। चाहे वो जल निकासी का हो गया, चाहे सड़कें हो गई, ये सारी चीजें। जल निकासी प्रणाली के हड़प्पा का नालियां का सिस्टम बहुत ही शानदार था। हर मकान से निकलने वाला जो गंदा पानी था वह सीधी ढकी हुई नालियों में जाता था और ये नालियां साथियों सड़कों के किनारे किनारे चलती थी। आप कहीं बहुत बड़े बड़े शहरों में देखे भी होंगे, चलती थी और समय समय पर उनकी सफाई के लिए ढक्कन हटाए जा सकते थे। मतलब देख रहे हैं मतलब आज से कई वर्ष साल पहले ये सारी चीजें हो गई जो सरकार अभी योजना बना रही है कि सभी गाँव को मतलब शहरीकरण जैसा करना है, सभी चीजों को सुविधा देना है। लेकिन ये सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता में थी। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हड़प्पा सभ्यता की पतन कैसे हुआ इस पर भी हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पांचवा जो विशेषता है साथियों वह है सार्वजनिक इमारतें। हड़प्पा में कुछ विशेष इमारतें भी बनाई गई थी, जैसे महान स्नानघर मतलब ग्रेट बाथ। यह मोहनजोदड़ो में मिला था। यहाँ लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। यह जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक को दिखाता है। मतलब जैसे हम लोग डैम गांव में बोलते हैं तो डैम, नदी, ये सारी चीजें। तो हड़प्पा में कुछ विशेष इमारतें भी बनाई गई थी जिसमें महान स्नानघर यह मोहनजोदड़ो में मिला था। यहाँ लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। यह जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक को दिखाता है। इसके बाद साथियों अनाज भंडार। यह अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बने थे। इसके बाद है सभा भवन। यहाँ लोग बैठकर चर्चा करते होंगे ऐसा कहा जाता है। छठवां जो विशेषता है साथियों वह है नगर 2 भागों में बांटा होता था। हड़प्पा का हर नगर 2 मुख्य भागों में बांटा गया था, ऊपरी नगर और निचला नगर। यह ऊंचाई पर बना था और यहाँ शासक वर्ग तथा विशेष इमारतें होती थी और निचला वर्ग साथियों यह सामान्य लोग आते थे। यह हिस्सा ज्यादा बड़ा होता था। इसके बाद साथियों बंदरगाह और गोदाम। साथियों कुछ स्थानों पर जैसे लोथल में बंदरगाह और अनाज के गोदाम मिले हैं जो व्यापार और भंडारण के लिए बनाए गए थे। साथियों कुछ स्थानों पर जैसे लोथल जो कि गुजरात में है, बंदरगाह और अनाज के गोदाम मिले थे जो व्यापार और भंडारण के लिए ये बनाए गए थे। साथियों हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन उस समय की बहुत ही आधुनिक सोच को दर्शाता है। साथियों जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन था उस समय की बहुत ही आधुनिक सोच को दर्शाता है। मकान, सड़कें, नालियां और सार्वजनिक इमारतें इतनी अच्छी तरह से बनाई गई थी कि वह सभ्यता आज के आधुनिक नगरों की तरह दिखाई देती थी। साथियों वहां के मकान, सड़कें, नालियां और सार्वजनिक इमारतें इतनी अच्छी तरह से और इतनी सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी कि यह जो सभ्यता थी साथियों आज के आधुनिक नगरों की तरह दिखाई देती थी। इससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोग बहुत बुद्धिमान, कुशल इंजीनियर और समझदार योजनाकार थे। इसके बाद साथियों हड़प्पा सभ्यता के पतन कैसे हुआ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक एक बहुत ही समृद्ध और उन्नत सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। साथियों हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक एक बहुत ही समृद्ध और उन्नत सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। लेकिन लगभग 1700 ईसा पूर्व के बाद यह महान सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लेकिन साथियों कहा जाता है कि इतना समृद्ध और उन्नत सभ्यता होने के बावजूद यह सभ्यता थी साथियों वह 1700 ईसा पूर्व के बाद यह महान सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। आज तक इसके पतन का कोई एक निश्चित कारण पता नहीं चल पाया। लेकिन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों
ने इसके पतन के कई संभावित कारण बताए हैं। अब हम इन कारणों को समझते हैं कि क्या-क्या कारण इतिहासकारों ने बताया है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। हालांकि कोई निश्चित कारण नहीं बता पाए, लेकिन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इसके पतन के कई संभावित कारण बताए, जिसमें से पहला कारण है साथियों, वह है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। साथियों, माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत से नगर बाढ़, भूकंप या सूखा जैसी आपदाओं का शिकार हुए हैं। साथियों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का कहना है कि कहना क्या माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत से नगर ऐसे थे जो बाढ़, भूकंप या सूखा जैसी आपदाओं के का शिकार हो गया। जैसे मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आने के प्रमाण मिले। जैसे जब मोहनजोदड़ो की वहां पर रिसर्च हुआ तो वहां पर बार बार बाढ़ आने के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद साथियों, लगातार आपदाओं से लोग वहां रह नहीं पाए और शहरों को छोड़ना पड़ा। और इसी प्रकार लगातार जब वहां पर आपदाएं आने लगी तो लोग वहां पर रह नहीं पाए और शहरों को वे छोड़ने लगे। और दूसरा जो कारण है साथियों पतन का, वह है नदियों का मार्ग बदल जाना। साथियों, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे बसी थी। जैसे कि हम लोग शुरू में ही पढ़े कि जो हड़प्पा सभ्यता थी साथियों, वह मुख्य रूप से सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे बसी थी। विद्वानों का मानना है कि सरस्वती नदी का जल बहाव धीरे धीरे कम हो गया या समाप्त हो गया। विद्वानों का कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे बसी थी, तो विद्वानों का कहना है कि सरस्वती नदी का जो जल बहाव था वो धीरे धीरे कम हो गया या फिर समाप्त हो गया। नदी का मार्ग बदल जाने से खेती और जल की कमी हो गई और लोग वहां से पलायन करने लगे। और नदी का मार्ग बदल जाने से नदी का मार्ग बदल जाए तो वहां के लोग खेती में ही अपना जीवन व्यापक कर रहे थे। तो नदी का मार्ग बदल जाने से क्या हुआ कि खेती और जल की जो कमी हो गई साथियों, और वहां के जो लोग थे वहां से पलायन करने लगे, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह वे जाने लगे। आइए और भी इसके पतन के कारण पढ़ते हैं हम लोग। और तीसरा है साथियों जलवायु परिवर्तन। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उस समय जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ था। और कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता थी उस समय जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ था। बारिश कम होने लगी, जिससे सूखा पड़ा और खेती नष्ट हो गई। और कहा जाता है कि जलवायु बदलाव के कारण बारिश कम होने लगी, जिससे सूखा पड़ा और खेती नष्ट होने लगी। जब खेती नहीं रही तो खाने की कमी हो गई और लोग जीवन यापन के लिए दूसरे क्षेत्रों की ओर चले गए। और देखिए साथियों, कोई भी भूखे तो रह नहीं सकता है। जब बारिश की कमी होने लगी तो जिससे सूखा पड़ गया, जिससे क्या हुआ कि खेती वगैरह नहीं होने लगा। तो जब खेती नहीं हो रही थी तो खाने की कमी होने लगी और इसके वजह से लोग जीवन यापन के लिए दूसरे शहर और पलायन करने लगे। उसके चौथा जो कारण बोला जाता है साथियों, वह है आर्यों का आक्रमण। साथियों, एक मत यह भी है कि आर्य जातियां जो बाहर से भारत आई थी, उन्होंने हड़प्पा नगरों पर आक्रमण किया और वहां के लोगों को हरा दिया। देखिए, एक मत यह भी कहती है कि आर्य जातियां जो बाहर से भारत में आई थी, उन्होंने हड़प्पा नगरों पर आक्रमण किया और कहा जाता है कि वहां के लोगों को ये हरा दिया। मोहनजोदड़ो में कई कंकाल ऐसे पाए गए हैं जो हिंसा की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि साथियों ऐसा इसलिए एक मत कहती है कि आर्य जातियां से बाहर से जो आए थे, उन्होंने हड़प्पा नगरों पर आक्रमण किया और वहां के लोगों को हरा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि साथियों जो मोहनजोदड़ो में रिसर्च हुई तो वहां कई कंकाल ऐसे पाए गए जो हिंसा की ओर इशारा करते थे। हालांकि इस मत पर आज के कुछ विद्वानों में मतभेद भी है, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ संभावित कारण बताए गए हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं। पांचवा जो है साथियों, वह है व्यापार में गिरावट। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया, आज का जो इराक है, हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया जैसे विदेशी देशों से व्यापार करते थे। देखिए साथियों, व्यापार में गिरावट क्या हुआ कि हड़प्पा के जो लोग थे साथियों, वह मेसोपोटामिया जैसे विदेशी देशों से व्यापार करते थे। लेकिन जब विदेशी व्यापारिक संबंध टूटने लगे, जब क्या हुआ कि जब हड़प्पा के लोगों से विदेशी संबंध टूटने लगे, व्यापारिक संबंध टूटने लगे, तो आर्थिक संकट आने लगा और व्यापार की गिरावट से नगरों की जो व्यवस्था थी साथियों, वो कमजोर हो गई। और जो छठवां कारण है साथियों, वह है जनसंख्या में वृद्धि और संस्थानों की कमी।
क्या कहते हैं, जनसंख्या में वृद्धि और संस्थानों की कमी, ओवर पॉपुलेशन एंड रिसोर्स शॉर्टेज। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे खाद्य सामग्री, पानी और भूमि की कमी होने लगी। क्या है साथ में देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे खाद्य सामग्री, पानी और भूमि की कमी होने लगी। लोगों को जीवन के मूलभूत चीजें मिलने में कठिनाई हुई, जिससे वे वहां से स्थान बदलने लगे। जनसंख्या में वृद्धि और संस्थानों की कमी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे खाद्य सामग्री, पानी और भूमि की कमी होने लगी। लोगों को जीवन की मूलभूत चीजें मिलने में कठिनाई हुई, जिससे वे वहां से स्थान बदलने लगे। तो सातवां तो कारण है साथियों, वह है प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था का टूटना। धीरे धीरे प्रशासनिक ढांचा कमजोर हो गया, नगरों की साफ सफाई, नालियों की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था भी बिगड़ने लगी। क्या है साथियों, सातवां जो कारण है वह बताया गया है प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था। धीरे धीरे प्रशासनिक ढांचा कमजोर हो गया, नगरों की साफ सफाई, नालियों की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था भी बिगड़ने लगी। इससे जीवन कठिन हो गया और लोग नगरों से पलायन करने लगे, जिसके वजह से वहां पर जीवन कठिन हो गया और लोग वहां से पलायन करने लगे। साथियों, हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह धीरे धीरे कई प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से हुआ। कुछ कारणों में संदेह जरूर है, लेकिन यह तय है कि इस महान सभ्यता के पतन ने भारत के इतिहास में एक बड़ा बदलाव लाया। साथियों, ये था हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वैदिक समाज की संरचना और विशेषताएं क्या थी इसके बारे में। साथियों, वैदिक समाज उस समाज को कहा जाता है जो भारत में वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में था। वैदिक समाज किस समाज को कहा जाता है साथियों, वैदिक समाज उस समाज को कहा जाता है जो भारत में वैदिक काल कब से कब तक 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में था। यह समाज ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में वर्णित है, और यह जो समाज है साथियों ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में वर्णित है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है साथियों प्रारंभिक वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी, जब आर्य लोग पंजाब और सरस्वती क्षेत्र में बसे थे। जब आर्य लोग पंजाब और कहां सरस्वती क्षेत्र में बसे थे। इसका दूसरा जो भाग है साथियों वह है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जब आर्य लोग गंगा यमुना के मैदानों में फैल गए। जब आर्य लोग कहां गंगा यमुना के मैदानों में फैल गए। आइए साथियों अब हम वैदिक समाज की संरचना और विशेषताओं को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। पहला साथियों समाज का ढांचा। वैदिक समाज बहुत ही व्यवस्थित और पुरुष प्रधान था। क्या था साथियों, जो वैदिक समाज था, जो वहां का समाज का ढांचा था वैदिक समाज का, वो बहुत ही व्यवस्थित और पुरुष प्रधान था। पुरुषों को ज्यादा अधिकार थे और वे ही परिवार और समाज का नेतृत्व करते थे। देखिए साथियों वहां का जो समाज का ढांचा था वो बहुत ही व्यवस्थित और पुरुष प्रधान था। वहां पुरुषों को ज्यादा अधिकार थे और वे ही परिवार और समाज का नेतृत्व करते थे। इसके बाद साथियों परिवार को गृह कहा जाता था। मतलब अभी भी हालांकि पर्यायवाची है तो अभी भी कई जगह में कहा जाता है। तो क्या साथियों परिवार को गृह कहा जाता था। फिर पितृत्वात्मक परिवार था, यानी परिवार का मुखिया पुरुष होता था। एक परिवार में पिता, माता, बच्चे और कभी कभी दादा दादी भी रहते थे। लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, मतलब कि ज्वाइंट परिवार में रहते थे। इसके बाद साथियों वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। देखिए काफी इंपोर्टेंट, वैदिक काल में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था, 4 वर्गों में, जिसमें पहला था साथियों ब्राह्मण, वेद पढ़ाने वाले और पूजा पाठ करने वाले थे। इसका दूसरा था क्षत्रिय, राजा, सैनिक और समाज के रक्षक जो करते थे। इसके बाद साथियों वैश्य, व्यापारी और किसान। इसके बाद शूद्र, सेवा करने वाले वर्ग। शुरू में यह बंटवारा कर्म और गुणों के आधार पर था, लेकिन बाद में यह जन्म के आधार पर हो गया। इसके बाद चौथा साथियों वह है स्त्रियों की स्थिति। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाएं सम्मानित थी, वे वेद पढ़ सकती थी, यज्ञ पढ़ सकती थी और सभा में भाग ले सकती थी। कुछ प्रसिद्ध स्त्रियां थी जैसे गागरी, मेरी और लोपा मुद्रा आदि, ये सारी चीजें। इसके बाद साथियों उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और साथियों इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में क्या था कि स्त्रियों की जो स्थिति थी साथियों वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि साथियों इस काल में पुरुष प्रधान वहां पर नेतृत्व करते थे, जो कि हम लोग शुरू में देखें। इसके बाद साथियों जीवन शैली, लोग सरल जीवन जीते थे। वहां के खेती,
पशुपालन, व्यापार और युद्ध मुख्य काम थे। इसके बाद साथियों लोग गायों को बहुत मानते थे और गायों को संपत्ति माना जाता था। इसके बाद साथियों धर्म और पूजा। वैदिक लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे अग्नि देवता, वायु, सूर्य जी, इंद्र, वरुण आदि ये सारे भगवानों का। यज्ञ और हवन मुख्य धार्मिक कार्य थे और साथियों वैदिक काल में यज्ञ और जो हवन थे वह मुख्य धार्मिक कार्य थे। मूर्ति पूजा नहीं होती थी बल्कि मंत्रों और अग्नि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। देखिए क्या था, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वैदिक काल में साथियों मूर्ति पूजा नहीं होती थी बल्कि इसके जगह पर मंत्रों और अग्नि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। इसके बाद साथियों शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। विद्यार्थी गुरु आश्रम में रहकर वेद, संस्कार, गणित, युद्ध कला आदि सीखते थे और साथियों शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी और विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेद, संस्कार, गणित, युद्ध कला आदि सीखते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद समावर्तन संस्कार होता था। जो आठवां साथियों वह है सभा और समिति। वैदिक समाज में लोग राजा को चुनते थे और दो मुख्य संस्थाएं होती थी। पहला है साथियों सभा जिसमें बुद्धिमान लोगों की परिषद होती थी। दूसरा समिति सामान्य लोगों की परिषद होती थी। इन सभाओं में राजा ने फैसले पर चर्चा की जाती थी। नया साथियों वह है विवाह और सामाजिक नियम। विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता था। विवाह में एक पत्नी का चलन था, मतलब कि एक पत्नी प्रथा। समाज में कई संस्कार होते थे जैसे उपनयन, विवाह, योगोपवीत आदि ये सारी चीजें। वैदिक समाज एक क्या थे, देखिए वैदिक समाज एक सुसंस्कृत, धार्मिक और संगठित समाज था। इसमें परिवार, वर्ग, व्यवस्था, धर्म और शिक्षा का विशेष महत्व था। यह समाज भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं का नींव था। और जो साथियों जो वैदिक समाज था, जो वैदिक काल था, ये वह एक सुसंस्कृत, धार्मिक और संगठित समाज था। इसमें परिवार, वर्ण, व्यवस्था, धर्म और शिक्षा का विशेष महत्व था। यह समाज भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की नींव था। क्वेश्चन नंबर 5 का साथियों वह है वैदिक युग की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। वैदिक युग की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। साथियों वैदिक युग भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। साथियों जो वैदिक युग है साथियों वो भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक यह फैला हुआ था। इस युग में आर्य जाति भारत आई और उन्होंने भारत की सभ्यता, समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था की नींव रखी। और साथियों इस युग का 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में यह फैला हुआ था। इस युग में आर्य जाति भारत आई और उन्होंने भारत की सभ्यता, समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था की नींव रखी। वैदिक युग को दो भागों में बांटा गया। पहला साथियों प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यह ऋग्वेद मुख्य स्रोत था। इसका जो दूसरा साथियों दूसरा भाग वह है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि से जानकारी मिलती है। साथियों इस युग की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित थी। और साथियों जो इस युग की आर्थिक व्यवस्था थी वह कृषि आधारित थी, लेकिन साथ ही पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग और वस्तु विनिमय प्रणाली भी बहुत महत्वपूर्ण थी। आइए साथियों पहला देखते हैं कृषि। साथियों खेती मुख्य आजीविका का साधन था। इस युग में लोग मुख्यतः जौ, गेहूं, धान, मसूर, तिल आदि फसलें उगाते थे। खेत जोतने के लिए वह हल और बैलों का प्रयोग होता था, जो कि अभी भी हम लोग गाँव में करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में खेती सीमित थी। और साथियों प्रारंभिक वैदिक काल में क्या थी कि खेती सीमित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोह उपकरणों के प्रयोग में खेती में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद साथियों सिंचाई वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन नदियों के पास खेती करना आम था। लेकिन जो लोग नदियों के किनारे रहते थे वहां खेती करना आम था, लेकिन सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती थी। इसके बाद साथियों पशुपालन, गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, भेड़ जैसे पशुपालन आम था। इसके बाद साथियों गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। गायों की संख्या ही व्यक्ति की धन दौलत को दर्शाती थी। देखिए साथियों क्या है
पशुपालन, गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, भैंस जैसे पशुपालन आम था उस समय। गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। गायों की संख्या ही व्यक्ति के धन दौलत को दर्शाती थी। राजा को दिया जाने वाला उपहार भी अक्सर गाय ही होती थी। और साथियों उस समय में राजा को दिया जाने वाला उपहार अक्सर गाय ही होती थी। गोपति मतलब गायों का स्वामी एक सम्मानजनक पद था। इसके बाद साथियों वस्तु विनिमय प्रणाली, उस समय मुद्राएं का पालन नहीं था, या फिर था भी तो बहुत कम था। तो लोग क्या करते थे, लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करते थे। जैसे धान के बदले वे दूध ले लिए किसी से, या फिर गाय के बदले कपड़ा ले लिए, इस प्रकार से। साथियों इस व्यवस्था को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहा जाता है, जब हम लोग किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज लें। जैसे यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल में लिखा है कि जैसे धान के बदले उस समय लोग मान लीजिए दूध ले लिए, या फिर गाय के बदले कपड़े ले लिए, तो अपने इच्छा के अनुसार या फिर अपने जरूरत के अनुसार। इसके बाद साथियों व्यापार और वाणिज्य, व्यापार स्थानीय बाजारों में होता था। व्यापार करने वाले को पनिक कहा जाता था, और साथियों व्यापार को करते थे उन्हें पनिक कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में धातु की मुद्रा, शतमान की सीमित उपयोग हुआ। इसके बाद साथियों कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प, लोग घर पर ही बर्तन, कपड़ा, लकड़ी और धातु से बनी वस्तुएं बनाते थे। देखिए साथियों क्या था, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प, लोग घर पर ही बर्तन, कपड़ा, लकड़ी और धातु से बनी वस्तुएं बनाते थे। बुनाई, काष्ठ कला, धातु शिल्प, चमड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन व बनाना उस समय होता था। साथियों ये उद्योग समाज की आर्थिक आत्मनिर्भरता को दर्शाती है, और जो साथियों ये उद्योग थी वह समाज की आर्थिक आत्मनिर्भरता को यह दर्शाती है। इसके बाद साथियों कर और उपहार प्रणाली मतलब टैक्स एंड गिफ्ट सिस्टम, आइए इसे भी समझते हैं हम लोग। और साथियों इसका तो कंप्लीट पीडीएफ है, ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे साझा कर देंगे, तो वहां से भी आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लोगों से राजा को अनाज, पशु, वस्त्र आदि का स्वैच्छिक कर बलि के रूप में वे दिया जाता था। कोई जबरदस्ती कर नहीं लिया जाता, मतलब जो मतलब कमा रहे हैं तो वे दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे राजाएं ऐसे थे कि वे जबरदस्ती कर लेते थे, लेकिन इस युग में ऐसा कुछ नहीं था। राजा और याजकों को उपहार देना सम्मान की बात मानी जाती थी। और साथियों इस काल में, इस युग में राजा और याजकों को उपहार देना सम्मान की बात मानी जाती थी। इसके बाद साथियों श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, समाज में काम का बंटवारा वर्ण व्यवस्था के अनुसार थी। मतलब ब्राह्मण शिक्षा और यज्ञ में भाग लेते थे, तो क्षत्रिय शासन और रक्षा में, वैश्य कृषि, व्यापार, पशुपालन में, इस तरह, और शूद्र सेवा और कारीगरी में। साथियों वैदिक युग की जो आर्थिक व्यवस्था थी एक बहुत ही कृषि प्रधान, सरल और आत्मनिर्भरता व्यवस्था थी। इसमें खेती और पशुपालन सबसे प्रमुख था। और साथियों इस युग में खेती और पशुपालन सबसे प्रमुख था, जबकि व्यापार और कुटीर उद्योग ने भी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था। मतलब बशर्ते देखिए इस युग में क्या था, खेती और पशुपालन सबसे प्रमुख थे, लेकिन व्यापार और कुटीर उद्योग ने भी अर्थव्यवस्था को यह मजबूत किया था। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि खेती और पशुपालन इस युग में सबसे प्रमुख थे। यह जो व्यवस्था थी साथियों, यह ना सिर्फ लोगों की जरूरतों को पूरा करती थी, बल्कि समाज को एक संगठित रूप में भी यह आगे बढ़ाती थी। यह आर्थिक नींव आगे चलकर भारत की प्राचीन सभ्यता का आधार बनी, और साथ ही यही आर्थिक नींव आगे चलकर भारत की प्राचीन सभ्यता की आधार बनी। साथियों आगे के क्वेश्चन को आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है साथियों बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है, कि यदि आप अपने से भी पढ़िएगा तो एकदम बहुत ही बारीकी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए साथियों ये था आपका मेजर पेपर 1 हिस्ट्री सेमेस्टर 1 रिव्यू का एकदम मैराथन, जिसमें हम लोग सिलेबस को देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग समझें, और जो बाकी के है क्वेश्चन है साथियों आप इसे पीडीएफ से देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड करके बहुत ही बारीकी से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, क्योंकि सभी दोस्त आपके अच्छे से पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।